जी सर। अभी दौलत का जिक्र आया कि भाई एक तरफ राजनीति जो है वो बिना दौलत के चलेगी नहीं, दूसरी तरफ यही दौलत जो है वो आपकी गर्दन पकड़वा दे रही है। पुराने समय में जो जिस तरीके से सियासत होती थी, नेता जिस तरीके की राजनीति करते थे, वो तो अब संभव है नहीं आज की तारीख में कि वो लोगों से चंदा मांगे और उसी चंदे पर राजनीति चले और इस तरीके से, ताकि आप जो है किसी आपकी घेराबंदी ना की जा सके सरकार की तरफ से, सत्ता की तरफ से या किसी भी द्वारा। लेकिन ये सारी चीजें तो ठीक है। एक दर्शक और उनका कहना है कि भाई 1969 1977 का विभाजन भी देखा है। उस वक्त जो लोग टूटते थे वो दूसरी पार्टी बनाते थे, लेकिन आज सारे के सारे नेता एक ऐसी पार्टी की तरफ जा रहे हैं जो बिल्कुल डिफरेंट विचारधारा पर निर्भर करती है, जिसका जन्म ही हिंदुत्व को लेकर के हुआ। एक हिंदुत्व के विचारधारा को लेकर के ही वो आगे बढ़ते रहे और उसी हिंदुत्व के विचारधारा को लेकर के वो सफल हैं तमाम प्रदेशों के साथ। देश की सत्ता में 10 साल पूरे कर रहे हैं अपने, फिर अगली सत्ता के साथ साथ अगले 50 सालों तक वो आने का दावा कर रहे हैं। ना सिर्फ ये दावा, बल्कि आज वो देश में 400 सीटें, 400 से ज्यादा सीटें लाने का दावा कर रहे हैं लगातार। और उसके अलावा किस तरीके से सरकारें बदल दी जा रही हैं वो सब सब कुछ सामने सामने है। क्या वजह पाते हैं इन सब ये सारी जो इस तरीके की चीजें हुई, ये सारे जो घटनाक्रम है, इसकी क्या मुख्य वजह है? आखिर ये जो दौलत है, ये जो जरूरत है, ये एक तरफ नेताओं को डरा रही है, दूसरी तरफ नेताओं को अपनी जगह से हटने के लिए मजबूर भी कर रही है। महाराष्ट्र में जिस तरीके का उदाहरण हुआ, बाबा सिद्दीकी के बाद अब अशोक चौहान, उसके अलावा तमाम जो नाम मैंने पहले गिनाए, चाहे वो संजय निरुपम का हो, मिलिंद देवड़ा उदाहरण है। तो इस तरीके से जो चीजें हैं भाई, एक नाम इनका जो जब अशोक चौहान के बारे में कहा यह जा रहा है कि इतने मजबूत लीडर होने के बाद भी जाना उनकी मजबूरी इसलिए हो गई क्योंकि उनको आदर्श हाउसिंग घोटाले में उनका नाम है और उसको लेकर के उनको धमकाया जा रहा है। तो क्या कुछ है, स्थिति कैसे वो रहेगी कि आखिर राजनीति आगे चलेगी कैसे? क्या पूरी कांग्रेस जो है वो धीरे धीरे तब्दील हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी में? जी, आपके आखिरी वाक्य से शुरुआत करते हैं कि यही डर है। 2014 में भाजपा मोदी साहब का नारा था कि कांग्रेस मुक्त भारत। तो ये जो यात्रा शुरू हुई औपचारिक रूप से 2014 में कि कांग्रेस मुक्त भारत करते करते कांग्रेस युक्त भाजपा, इस दिशा में वो चला गया और अब लगभग ऐसे दिख रहा है कि देश भर के सारे बड़े प्रस्थापित नेता, किसी भी राजनीतिक दल के हो, देश के सबसे बड़े राजनीतिक घराने के सारे नेता, वो किसी भी दल के हो, ये सारे के सारे अब शिफ्ट हो रहे हैं बीजेपी की तरफ। तो उनका भाजपा की तरफ शिफ्ट होना स्वाभाविक है, उसमें कोई अचरज नहीं है मुझे, क्योंकि जो सत्ता कारण करते हैं, सत्ता की राजनीति करते हैं, उन्हें सत्ता जहां दिख रही है वहां पर ही वो चाहते हैं, सत्ता से दूर वो रह नहीं सकते। सवाल भाजपा की तरफ से कि भाजपा जिस कोर आइडियोलॉजी को लेकर आगे बढ़ रही थी और उसके लिए लोगों ने संघर्ष किया, जो भी किया, वो अभी इतनी ब्रॉड व्यापक होती जा रही है कि ऐसे तमाम तबकों को अपने अंदर समाते जा रही है और उसमें खुद का जो डाइल्यूशन हो रहा है पार्टी का, उसका उन्हें अंदाजा नहीं आ रहा है। तो मैं लगातार इस मंच पे बोलते रहा हूं कि भाजपा के जो निष्ठावान कार्यकर्ता है या संघ के जो कैडर है, उनके बीच में अभी दिक्कतें हैं कि वो तो अभी दरी बिछाना, दरी उठाना यही काम है, उसके आगे उनका कुछ काम बचा ही नहीं है। अब आज देखिए आप, अभी जो पक्ष प्रवेश हुआ है, पार्टी में प्रवेश हुआ है चौहान का, तो उसके लिए तो पूरा बीजेपी मुंबई में वो सक्रिय है, वो सजा वजा के वो ही, अब इतना ही काम बीजेपी के कार्यकर्ताओं को रह गया। ये दूसरी बात जो आपके धन शक्ति को लेकर बात सर, एक मिनट मैं जरा रोकना हूँ आपको। एक दर्शक है, उनका कई सारा जो है वो मैसेज है, वो कह रहे हैं कि भाई हम लोग के चैट का कोई मतलब नहीं, मैं उनको बता दूं जरा। उन्होंने लिखा है कि भाई 2019 से 2023 तक उन्होंने सजेशन दिया था कांग्रेस को, लेकिन और उनसे वर्षा गायकवाड़ का उन्होंने जिक्र किया है, संजय निरुपम का जिक्र किया है कि उनको एप्लीकेशन दिया था, कोई रिप्लाई नहीं आया। सर, आपसे सजेशन क्या किसी ने मांगा था? कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपसे कोई सजेशन मांगा गया था क्या? आप सजेशन देना अगर आप अपना काम समझते हैं, आपने काम अपना कर दिया, कांग्रेस पार्टी उसको रिकॉग्नाइज करेगी कि नहीं करेगी वो उनके ऊपर डिपेंड करता है।
ये आवश्यक नहीं है कि वो आपको जब आपने कोई सजेशन दिया है तो वो उसको मान लें, स्वीकार कर लें। क्या कांग्रेस पार्टी में अगर जो कांग्रेस पार्टी जो इतने सालों से देश में है, सत्ता में रही है, आज विपक्ष में है, ठीक है, चुनाव हारना जीतना अपनी जगह पर है, नेताओं का रुकना छोड़ करके जाना भी अपनी जगह पर है, लेकिन आपने अगर सजेशन दिया, उन सजेशन को मानना नहीं मानना उनका काम है। हमको आप कोई सजेशन दे रहे हैं, हम उस सजेशन को मानेंगे कि नहीं मानेंगे ये हमारे बुद्धि और हमारे विवेक पर डिपेंड करता है। हो सकता है आपका सजेशन इतना क्रांतिकारी हो कि कांग्रेस पार्टी के साथ साथ पूरे देश की सियासत बदल देता, लेकिन अगर कांग्रेस के आला कमान को नहीं समझ में आया तो उसको क्यों रिप्लाई करेंगे वो, या उसको क्यों रिकॉग्नाइज करेंगे, क्या आवश्यकता है? क्योंकि वो निश्चित तौर पर आपने ये जिक्र नहीं किया है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपसे सजेशन मांगा गया था कि नहीं मांगा गया था। अगर मांगा गया हो, आपने दिया हो, उसके बाद कोई रिप्लाई ना किया गया हो तो थोड़ा समझ में आता है, लेकिन अगर नहीं मांगा गया तो और आपने दिया है तो ऐसे करोड़ों की संख्या में सजेशन देते हैं। बहुत सारे ऐसे नाम हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रोज कहते हैं कि अरे यार हमारे पास तो ऐसा प्लान है कि पूरा देश बदल जाएगा। क्या करेंगे उस प्लान को लेकर के? उस प्लान की आवश्यकता उनको नहीं लगती होगी, नहीं लेते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए आप ये कहें कि जो भी आप कह रहे हो। जी शशि सर। उसी बात को आगे बढ़ा है तो अभी अशोक चव्हाण की जो अगर कंप्लेंट अगर कुछ है तो वो यही है कि भाई हमने महाराष्ट्र के कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जो भी सुझाव और हमारी जो कंप्लेंट हुआ करती थी उसको सुना नहीं गया। अब ये कंप्लेंट किसी सामान्य विधायक और सामान्य कार्यकर्ता, कांग्रेस कार्यकर्ता से आती है तो बात समझ में आती है। कांग्रेस का मतलब ही महाराष्ट्र में अशोक चव्हाण, विखे पाटिल, बाळासाहेब थोरात ऐसे जो तमाम घराने कांग्रेसी घराने जो 3-3, 4-4 पीढ़ियों से आजादी की लड़ाई के समय से चले आए हैं, है ना, उनको आइडेंटिफाई करती है कांग्रेस। उनकी पहचान मतलब कांग्रेस की पहचान होती थी। अब उसमें से एक धड़ा बोल रहा है कि भाई हमारी बात सुनी नहीं जाती, तो ये कोई इस कंप्लेंट का कुछ मतलब नहीं रहता है विद इन कांग्रेस ऑल्सो। मतलब दर्शक की एक बात हो गई, लेकिन कांग्रेस के भीतर की भी ये दूसरी बात है। इनको जाना ये स्वाभाविक है, क्योंकि ये जो धन शक्ति इनके पास आ चुकी है, उस पैसे को बचाए रखना और एक जगह पे चले जाना, ये स्वाभाविक प्रक्रिया चलेगी। वर्मा जी से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। एलपीजी के नीति आने के बाद हमारे यहाँ सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में मंडल कमंडल की राजनीति जरूर चली, लेकिन आप देखिए 90 के पहले और 90 के बाद की राजनीति में एक शिफ्ट है, आइडियोलॉजिकल शिफ्ट है, और वो आइडियोलॉजिकल शिफ्ट पूरी तरह से एक हिंदुत्ववादी राजनीति की तरफ जा रहा है। और उत्तर भारत के व्याख्यित हिंदुत्व की राजनीति की तरफ हो जा रहा है, और उसमें ये सारा देश भर का जो भी राजनीतिक खेमा है वो उस तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो जैसे गुड़ होगा तो सारी चीटियां आ जाएगी, वैसे अभी वो एक भाजपा जो है वो एक मैग्नेट बन गया है जो हिंदुत्व की राजनीति को केंद्र बिंदु बनकर उसमें ये सारे लोग आकर्षित हो रहे हैं। अब इनका जो आकर्षण है वो हिंदुत्व का वैचारिक आकर्षण नहीं है। अब हिंदुत्व एक ऐसा नारा है जिसके तहत अपनी चोरी डकैती जो भी 2 नंबर का पैसा है सारा चीज आप हजम भी कर सकते हो, बचा भी रख सकते हो और बढ़ा भी सकते हो। तो यही हम लोग को दिख रहा है। इसलिए कल परसों तक जो लोग सेकुलर थे, प्रोग्रेसिव थे, जो फुले शाहू अम्बेडकर की बात करते थे, वो सारे लोग एक एक करके भाजपा में जा रहे हैं, और भाजपा में जाकर ये बोल रहे हैं कि अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग हैं, हमारा उसके साथ थोड़ा मतभेद है लेकिन हम है। तो अभी अशोक चव्हाण उस लिहाज से चले गए, तो ये राजनीति का शिफ्ट हो चुका है। एक दूसरी बड़ी बात जो है, जो मुझे लग रही है, महाराष्ट्र के भीतर अब ऐसा दिख रहा है कि 90 के दशक से प्रस्थापित राजनीतिक माहौल जो था वो भी बदल गया। मतलब 90 के दशक से आज तक हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में कोई भी विरोधी दल या विरोधी पक्ष नेता ऐसा है नहीं। कुल मिलाकर सारे वही लोग हैं। वो एक एक्सक्लूसिव वीआईपी क्लब है जो सत्ता और विरोधी दोनों स्पेस को ऑक्युपाई करके रखा था, और आज वो खिचड़ी ऐसी हो गई है कि कौन विरोधी है और कौन सत्ता में है औपचारिक रूप पर स्तर पर यह भी कहना मुश्किल हो रहा है। तो कांग्रेस के भीतर के प्रस्थापित लोग शिफ्ट होना एक बात है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति के सारे प्रस्थापित लोग अब धीरे धीरे बीजेपी की तरफ चले जा रहे हैं। जो लोग
जो राजनीतिक लोग नेता इस बात को समझ रहे हैं और नया रास्ता तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए वो भविष्य है। तो एक तरह से, एक लिहाज से अगर देखें तो कांग्रेस के भीतर आप देखिए, विखे पाटिल चले गए, अब अशोक चौहान चले गए, आपने बाबा सिद्दीकी और उस तमाम टाइप के एलिमेंट्स की बात की, वो लोग चले गए। तो वो बीजेपी की, कांग्रेस की प्रस्तावित लीडरशिप शिफ्ट हो गई है, मिलिंद देवरा वगैरह। कांग्रेस के भीतर की जो सेकंड लाइन, जिनको अब तक कोई महत्व नहीं था हाईकमांड की तरफ से भी, कांग्रेस की टॉप लीडरशिप की तरफ से भी और आमतौर पर भी, उनको एक स्पेस इस बहाने से मिल रही है। तो अभी थोड़ी सी जाति की भाषा में अगर कहूं तो महाराष्ट्र के भीतर के कांग्रेस के कद्दावर प्रस्तावित मराठा नेता का एक धड़ा बीजेपी के पास चला गया है, और एक छोटा सा धड़ा अभी भी फुले शाहू अम्बेडकर का नाम लेकर विपक्ष के पास है। वो एनसीपी के नाम पर होगा, वो कांग्रेस के नाम पर है ना। और कांग्रेस के भीतर अब हम ये देख रहे हैं, खासकर विदर्भ के इलाके से, ओबीसी का कैरेक्टर कांग्रेस का बनते जा रहा है, और जो बीजेपी के कोर वोट शेयर ओबीसी है, उसकी लीडरशिप में अभी औपचारिक स्तर पर एस्टेब्लिश मराठा लीडरशिप आ रही है। तो एक अलग किस्म की सिचुएशन दिख रही है हमको। तीसरा और एक जो मतलब मैं कहूंगा कि मराठवाड़ा रीजन को लेकर ये मुद्दा आएगा कि अशोक चौहान जाएंगे, ये तो हमको सबको लग ही रहा था, मतलब उसमें कोई आश्चर्य नहीं है अशोक चौहान स्पेसिफिक, क्योंकि वो पिछले चुनाव में ही क्रॉस वोटिंग हो गई थी, और विधानसभा में भी कॉन्फिडेंस वोट के समय अशोक चौहान जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो समय पे विधानसभा में नहीं पहुंच पाए, है ना, 11 बजे के पहले पहुंच नहीं पाए और वो दरवाजे बंद हो गए, जिसके कारण 13-14 जो भी विधायक थे वो वोट नहीं कर पाए थे, है ना। तो तभी वो आशंकाएं थी, और मैंने पिछली बार भी कहा था कि ये लेट हो चुका है कांग्रेस को तोड़ने में बीजेपी, तो लेट हो गया, तो उसका टाइमिंग आज आप अभी क्यों है? तो अभी जरांगे पाटिल फिर से धरने पे बैठे हुए, उनका उपोषण चल रहा है, और मराठवाड़ा में मराठा जो है, नीचे का जो मराठा तबका है, आरक्षण के मुद्दे पर आक्रोशित है। अशोक चौहान का जो प्रभाव क्षेत्र है वो मराठवाड़ा है, और कांग्रेस का मराठवाड़ा में अशोक चौहान को छोड़कर कोई बड़ा कद्दावर नेता नहीं है। एक जमाने में विलासराव देशमुख हुआ करते थे, लेकिन अब विलासराव देशमुख है नहीं, तो जो अशोक चौहान उस स्पेस को ऑक्युपाई करके बैठे थे, तो उनके माध्यम से मराठा जो आक्रोश है उसको थोड़ा सा शांत करने की कोशिश बीजेपी करेगी। और आखिरी मुद्दा मैं रुकूंगा, राम प्रकाश जी, मोदी जी ने कहा था हम लोग 400 पार जाएंगे, तो ये कहने की बात हो गई। ये जो हड़बड़ी है भाजपा के भीतर कि हर राज्य में हर सीट पर वो मेहनत कर रही है, इसका मतलब यही हो रहा है कि जनमत जो है वो भाजपा के साथ बिल्कुल नहीं है, तो कैसे भी करके जोड़ तोड़ करके वो समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाजपा उस लिहाज से पॉलिटिकली ज्यादा शार्प पार्टी है कि जो समझ रहे कि नीचे उनके खिलाफ में क्या चल रहा है, और विपक्ष जो है इंडिया अलायंस के दल, वो ये वो इस तरह से चल रहा है उनका कि हवा बीजेपी के खिलाफ में जा रही है, तो उस हवा के साथ हमारी नैया पार हो जाएगी। राजनीति में ऐसा होता नहीं है, तो वेकअप कॉल है एक तरह से अशोक चौहान जी।